हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 28 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये UPSI, UPPET, UPPSC तथा उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के साथ साथ यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम्स हो तो उसमें उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो निश्चित रूप से रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने निम्नलिखित में से किन है साल 2019 का भारत भारती सम्मान दिए जाने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर सूर्यबाला, बी है श्री दयानंद पांडे, सी है श्री तरुण विजय और डी है श्री रामेश्वर प्रसाद मिश्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सूर्यबाला। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने साल 2019 के वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। सर्वोच्च सम्मान भारत भारती सम्मान के लिए मुंबई की लेखिका डॉक्टर सूर्यबाला का चयन किया गया है। लखनऊ के दयानंद पांडे को लोहिया साहित्य सम्मान के लिए चुना गया है। इसके अलावा दिल्ली के तरुण विजय को हिंदी गौरव सम्मान एवं भोपाल के डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद मिश्रा को महात्मा गांधी साहित्य सम्मान के लिए चुना गया है। और दोस्तों, ये जो भारत भारतीय सम्मान है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला हिंदी संस्थान का सर्वोच्च सम्मान है। और ये कौन देता है? तो ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और ये जो भारत भारती सम्मान है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1982 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये सबसे पहली बार जो प्रथम भारत भारतीय पुरस्कार था ये महादेवी वर्मा को दिया गया था। और इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है? तो एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है और उसके साथ साथ 5,02,000 रुपये की धनराशि भी दी जाती है। तो 2019 का जो है ये भारत भारती पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मुंबई की लेखिका डॉक्टर सूर्यबाला को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है बहराइच, बी है बस्ती, सी है नोएडा और डी है नई दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी नोएडा। केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया है। नोएडा हॉट में 26 फरवरी से शुरू हुआ यह मेला 14 मार्च तक चलेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में 27 राज्यों से 300 से अधिक स्वयं सहायता समूह और हस्तशिल्पी भाग ले रहे हैं। तो ये जो मेला है सरस आजीविका मेला ये कहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा? तो नोएडा में इसका आयोजन किया जाएगा। और इस मेले में क्या होगा? तो इस मेले के दौरान उत्पादों की पैकेजिंग और डिज़ाइन, संचार संबंधी कुशलता, सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार और बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग संबंधी ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। और इसमें ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों और हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। तो ये इस मेला का इसमें उद्देश्य रहेगा। और ये जो मेला है कहाँ पर लगेगा? तो उत्तर प्रदेश के ये नोएडा में लगेगा। और उत्तर प्रदेश का जो ये नोएडा शहर है ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो ये गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। और गौतम बुद्ध नगर का एक जिला एक उत्पाद क्या है? तो रेडीमेड गारमेंट गौतम बुद्ध नगर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नोएडा में उत्तर प्रदेश की पहली फिल्म सिटी बनने जा रही है। और उत्तर प्रदेश के जो नोएडा है इसमें ही एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यानी कि जेवर एयरपोर्ट का जो है निर्माण शुरू हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये कहाँ पर हुआ है? नोएडा में हुआ है। और उत्तर प्रदेश का ये जो नोएडा शहर है इसे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक राजधानी के रूप में भी घोषित करने की बात कही है। तो ये आपको नोएडा से संबंधित याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शाइनिंग वर्ल्ड कंपैशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है उदय फाउंडेशन,
बी है कैस्पर होम ट्रस्ट, सी है सलाम बालक ट्रस्ट और डी है सम्मान फाउंडेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कैस्पर होम ट्रस्ट। आगरा के कैस्पर होम ट्रस्ट को शाइनिंग वर्ल्ड कंपैशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लॉकडाउन के दौरान पशुओं के अधिकार एवं कल्याण के लिए किए गए सराहनीय कार्य के लिए इस संगठन को यह पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार सुप्रीम मास्टर चेन हाई इंटरनेशनल एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है। ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? तो सुप्रीम मास्टर चिंग हाई इंटरनेशनल एसोसिएशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। और ये किसे दिया गया है? तो ये आगरा के कैस्पर होम ट्रस्ट को दिया गया है। और अवार्ड का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है शाइनिंग वर्ल्ड कंपैशन अवार्ड। तो अब आगरा के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आगरा का जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। और आगरा का जो उपनाम है वो क्या है? तो ताज नगरी के नाम से आगरा जाना जाता है। और इसके साथ ही पेठा नगरी के नाम से भी आगरा जाना जाता है। और आगरा की स्थापना किसने की थी? तो 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। तो ये आपको याद रखना है। और आगरा के प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं, क्योंकि इससे संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, एतमाउद्दौला का मकबरा, अकबर का मकबरा ये भी आगरा में स्थित है, मरियम का मकबरा, राम बाग और स्वामी बाग ये आगरा में स्थित है। तो ये आगरा के प्रसिद्ध स्थल हैं। अगला क्वेश्चन है, आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सोन चिरैया संस्थान, बी है हिंदी संस्थान, सी है उत्तर प्रदेश फिल्म बोर्ड और डी है सूत्रधार संस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सूत्रधार संस्थान। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में सूत्रधार संस्थान की ओर से तीसरे आजमगढ़ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुक्रवार को शारदा टॉकीज परिसर में आगाज हुआ। इस दौरान बाबा आजमी की फिल्म मी रक्सम की स्क्रीनिंग हुई। समारोह में अर्जेंटीना से आई पाब्लो सरदार की फिल्म थिंकिंग ऑफ हिम का प्रदर्शन किया गया। यह रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन पर आधारित फिल्म है। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो आयोजन आजमगढ़ जनपद में हुआ है। और आजमगढ़ का एक जिला एक उत्पाद क्या है? तो काली मिट्टी की कलाकृतियाँ आजमगढ़ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। और आजमगढ़ का भी एक उपनाम है, तो क्या है? कैफी आजमी नगर, ये आजमगढ़ का उपनाम है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी है दिल्ली, सी है चंडीगढ़ और डी है महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषण रहित बनाने के मकसद से एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने सभी विभागों को 6 माह के अंदर अपने वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस करने का आदेश जारी कर दिया है। यह कदम सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020 का हिस्सा है। दिल्ली अब भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश होगा जहां सभी सरकारी विभागों में सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग होगा। तो ये कहां पर फैसला लिया गया है? तो ये दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली के सभी सरकारी विभागों में 6 माह के अंदर जो व्हीकल हैं उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो ये दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है। तो दिल्ली के बारे में कुछ जानते हैं। दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में ये भारत की राजधानी बनी। और दिल्ली के पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो कलकत्ता इसके पहले भारत की राजधानी थी। और नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी। और दिल्ली का राजकीय पक्षी क्या है? तो गौरैया दिल्ली का राजकीय पक्षी है। और राजकीय पशु क्या है? तो नीलगाय ये दिल्ली का राजकीय पशु है। और दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे दिल्ली स्थित है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिल्ली से संबंधित याद रखनी है। अब यहाँ पर दिल्ली की बात आई है तो दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये है मैप में दिल्ली। दिल्ली की कैपिटल है न्यू दिल्ली और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के गवर्नर हैं
अनिल बैजल, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन है, डेनिम ब्रांड ने हाल ही में किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन नंबर ए है आलिया भट्ट, बी है दीपिका पादुकोण, सी है सोनाक्षी सिन्हा और डी है अनुष्का शर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दीपिका पादुकोण। डेनिम ब्रांड ने हाल ही में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दीपिका पादुकोण विख्यात बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण की बड़ी पुत्री हैं। दीपिका के हिंदी फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म ओम शांति ओम से हुई है। तो डेनिम ब्रांड ने हाल ही में किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को डेनिम ब्रांड ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन है, 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है? ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी है छत्तीसगढ़, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है झारखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों ने एक समूह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में, आपको जिला भी याद रखना है, तवांग जिले में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है। यह पौधे शुष्कता, कम तापमान, हवा, सूखा, पराबैंगनी विकिरण, खराब पोषण इत्यादि के लिए अनुकूलित होते हैं। पौधे की यह प्रजाति आमतौर पर जुलाई से अगस्त तक फूल देती है। तवांग जिला अरुणाचल प्रदेश के 16 प्रशासनिक जिलों में से सबसे छोटा जिला है। और दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये अरुणाचल प्रदेश में है, यानी कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की बात है तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड यानी महिला कमांडो दस्ता को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य निम्न में से कौन बना? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है महाराष्ट्र, सी है तेलंगाना और डी है उत्तराखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड पुलिस में महिला कमांडो का दस्ता जुड़ गया है। उत्तराखंड देश का ऐसा चौथा राज्य बन गया है जहां पुलिस ने महिला कमांडो का दस्ता तैयार किया है। इससे पहले नागालैंड, केरल और पश्चिम बंगाल में महिला कमांडो दस्ते पुलिस में शामिल किए जा चुके हैं। इस अवसर पर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि महिला पुलिस कमांडो दस्ते तथा चीता पुलिस दल के गठन से राज्य की महिलाओं में पुलिस के प्रति विश्वास एवं मनोबल बढ़ेगा। तो उत्तराखंड जो है ये ऐसा चौथा राज्य बन गया है जहां पर पुलिस में महिला कमांडो का दस्ता जुड़ गया है। तो अब यहाँ पर उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन नंबर ए है मिजोरम, बी है पुडुचेरी, सी है मेघालय और डी है पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी। केंद्र सरकार ने हाल ही में पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। बीते दिनों कांग्रेस की सरकार गिर जाने के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के फैसले को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति शासन से जुड़े प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 356 में दिए गए हैं। आर्टिकल 356 के मुताबिक राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं यदि वे इस बात से संतुष्ट हों कि राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के मुताबिक काम नहीं कर रही है। और दोस्तों, इमरजेंसी से संबंधित एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत में कितने तरह की इमरजेंसी लगती है? तो भारत में 3 तरह की इमरजेंसी लगाई जाती है। एक होती है राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपात ये किस अनुच्छेद के तहत लगता है? यानी कि नेशनल इमरजेंसी जो है वो अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। और उसके बाद दूसरा होता है स्टेट इमरजेंसी, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। ये अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। और एक होता है वित्तीय आपात।
ये अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है, जिसे फाइनेंशियल इमरजेंसी भी कहते हैं। तो 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है, पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव के बाद किस तेज बॉलर ने भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने की उपलब्धि हासिल की है? ऑप्शन नंबर ए है ईशांत शर्मा, बी है जवागल श्रीनाथ, सी है वरुण आरोन और डी है उमेश यादव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ईशांत शर्मा। भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने की उपलब्धि हासिल की है। ईशांत शर्मा से पहले सिर्फ कपिल देव ही भारत के 100 टेस्ट खेलने वाले तेज गेंदबाज हैं। ईशांत शर्मा ने अपने टेस्ट करियर का आगाज साल 2007 में बांग्लादेश के खिलाफ ढाका में किया था। तो दोस्तों जो ईशांत शर्मा हैं ये भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने की उपलब्धि हासिल करने वाले तेज गेंदबाज हैं। ये दूसरे तेज गेंदबाज बने हैं। इससे पहले कपिल देव थे जिन्होंने 100 टेस्ट खेले थे। ठीक है, यहाँ पर तेज गेंदबाज की बात हो रही है। तो दोस्तों ये थे 28 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर भारत के किस राज्य में बनाने की योजना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था गुजरात। और इसका कई स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका आंसर आप लोग जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है रावी, बी है चिनाब, सी है झेलम और डी है व्यास। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।